न्यू चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 to 8 मार्क्स तक की वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, ये चैप्टर की हेडिंग लिखने से आपको कुछ आइडिया शायद लग चुका हो। क्यों लग चुका हो, उसके दो कारण हैं। क्योंकि आपने जो पहला चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर का नाम था बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर हमने ये कहानी पढ़ी थी कि कंपनी कई बार इक्विटी शेयर्स को वापस अपना खरीद लेती है, और उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों में इस पोर्शन का यूज आ रहा था। तो हम इस चैप्टर में वो पूरा पोर्शन बेसिकली अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले एक बेसिक भूमिका बता देता हूं, इसका क्या मतलब है। जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, तो पब्लिक को शेयर्स इशू करने का मतलब है कि कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर्स देती है और लोगों से पैसा लेती है। तो हम उसको प्रक्रिया को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अब शेयर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। तो जैसे आप बच्चों में से अगर मैं किसी को प्रिफर करने लगूं, तो इसका मतलब मैं उस बच्चे को प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो इसका मतलब हम इन लोगों को कुछ प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि इन्हें कुछ एक्स्ट्रा देते हैं या इन्हें किसी बात की प्रायोरिटी देते हैं, कुछ भी समझ लो। तो इन्हें सिर्फ एक ही चीज की प्रायोरिटी दी जाती है, वो है डिविडेंड की। तो कंपनी ये कहती है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पर हम आपको फिक्स्ड डिविडेंड देंगे, और वो भी पहले देंगे। मतलब इक्विटी वालों को तो बाद में देंगे, पहले आपको देंगे। इस बात का आपको प्रेफरेंस है। तो ये लोग कहते हैं चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं होते या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये मान जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, वोटिंग का हमें करना क्या, हमें तो डिविडेंड देते रहना आप हर साल फिक्स, हम उसी में खुश है। तो इन्हें प्रायोरिटी मिल जाती है फिक्स्ड डिविडेंड की। तो इन लोगों को हम प्रेफरेंस शेयर्स कह देते हैं। मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बन गए, और ये शेयर्स जो हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाए जाएंगे। अब भारत के रूल्स ऐसे होते हैं कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, मतलब लोगों से पैसा लिया और उनको शेयर दिया, तो हमें उन लोगों के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। और वो वापस लौटाने का जो मैक्सिमम समय होता है वो होता है 20 साल। मतलब भारत के कानून जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें मैक्सिमम कितने वर्षों तक लोगों के पैसे लौटाने पड़ेंगे? 20 साल तक। तो कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, वो मैक्सिमम 20 साल तक के लिए इशू कर सकती है, 20 वर्षों से ज्यादा के लिए नहीं कर सकती। तो मुझे 20 साल के अंदर अंदर लोगों के पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो मतलब अगर मैं यहां पे ड्राइंग बनाऊं, तो ये है अपनी कंपनी और ये है हमारे वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो 20 साल के अंदर कंपनी क्या करती है, लोगों से कहती है भाई जो हमने आपको शेयर्स दिए थे ना, वो एक तरह से हमें वापस कर दो। मतलब अब हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं और हम आपके पैसे जो हैं वो क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा वापस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये इसका बेसिक पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इस चैप्टर में इशू तो हमें करना नहीं है, तो ऊपर का डायग्राम तो बेकार हो गया। तो इस चैप्टर में तो बस हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो मतलब आप ये इतनी सी ड्राइंग भी बना लो तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। ये करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसे वापस करेंगे, बस सिंपल। और जो हमारी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे खत्म करना होगा हमें। तो आप ये छोटी सी ड्राइंग बना लो, तब तक मैं और इसका बेसिक एस्पेक्ट बना लेता हूं कि कंपनी क्या करेगी। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें नजर आती है लायबिलिटी साइड पर।
ठीक है। और हमारी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस हमें नजर आता है एसेट साइड पर। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसे लौटाएंगे तो बस एक कॉन्सेप्चुअल एंट्री आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, हम अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो एक एंट्री क्या बन जाएगी, लायबिलिटी खत्म करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल वाली लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और हमारा बैंक बैलेंस भी खत्म हो रहा है क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं, तो हम अपने बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो मतलब मूल तौर पर इस चैप्टर में एक ही एंट्री है, मूल तौर पर मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स वाले को रिडीम करना है, पैसे देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी खत्म। मतलब इस चैप्टर में बस हमें क्या करना है, लायबिलिटी को खत्म करना है, लायबिलिटी ओवर, और हम पैसे दे देंगे तो हमारा एसेट भी कम हो जाएगा। तो एसेट कम, तो लायबिलिटी खत्म और एसेट कम, तो चैप्टर खत्म। तो ये छोटी सी ड्राइंग आप बना लो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब पता रहेगा कि चैप्टर में क्या है। चलो, तो ये तो बेसिक ड्राइंग बन गई। बाकी अब चैप्टर की मेन बातें इसके नीचे से शुरू कर लेते हैं हम कि क्या है। तो आप फर्स्ट एरो डाल के लिखना, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब होता है, हाँ, जो रिडीम करने पड़ते हैं, मतलब जिनके पैसे वापस करने हैं, जिनके पैसे वापस करने हैं उन्हें रिडीमेबल कहते हैं हम। और इररिडीमेबल किसे कहते हैं, जिनके पैसे आपको कभी वापस नहीं करने। तो इसके आगे डैश डाल के बस ये लिख लेना, नॉट अलाउड। मतलब ये हमारे कंपनीज एक्ट के तहत ये अलाउड नहीं है। तो भारत में आपको कंपनियां इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती हुई नहीं पाई जाएंगी। तो मतलब हमारा चैप्टर और आसान हो गया। तो इस पूरे ही चैप्टर में हमारे तो सारे प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होंगे, रिडीमेबल होंगे, तभी चैप्टर का नाम भी वही है, नहीं तो चैप्टर ही नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चैप्टर का नाम ही है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमें तो प्रेफरेंस शेयर वापस करने पड़ेंगे पैसे। सेकेंड एरो, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी redeemed out of, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, रिडीम्ड आउट को आप अंडरलाइन कर लेना। प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि उनको हम पैसे दे सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके नीचे आपको 3 बाइफर्केशन करने हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, पहले में लिखना है प्रॉफिट्स। सबसे बढ़िया तरकीब, सबसे बढ़िया तरीका कि भई आपके पास मुनाफे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो आप अपना प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसे दे दो। दूसरा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो कई बार कंपनी कहती है भाई हमारे पास उतने प्रॉफिट नहीं है कि हम प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे दे सके, तो अब क्या करें। तो हिंदी में एक कहावत होती है ना, टोपी घुमाना, इसकी टोपी उसके सर। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है, जैसे एक छोटा सा डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ, बस आप देख लेना, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और हमें इन्हें पैसे देने हैं 100 रुपये,
ठीक है। अब कंपनी ने पीछे अपने गल्ले में देखा, कंपनी कह रही है भाई हमारे पास तो 20 ही रुपये, अब क्या करें हम, और ये 100 रुपये मांग रहे हैं, अब तो हमारे पास पैसे नहीं है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपये यहाँ पर रखी हुई है, बाकी मान लेते हैं हमारे पास 80 रुपये की मशीन है, बैलेंस शीट टैली, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी की ये स्थिति है। अब प्रेफरेंस वाले तो 100 रुपये मांगेंगे और मेरे बैंक में कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं, तो मैं तो अभी फंसा हुआ हूँ। तो ये बात तो मुझे पर्दे के पीछे पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो नहीं पता, वो तो अपने 100 रुपये मांगने आ जाएंगे अभी 2, 4, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, मुझे पता है। तो अब कंपनी सोच रही है अब क्या करें। तो कंपनी ने एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स निकाला पब्लिक में, कहा भाई कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, किस किस को शेयर्स चाहिए, तो भाई कोई ना कोई तो मान ही जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तो कंपनी ने नए शेयर्स इशू कर दिए। अब नए शेयर्स इशू करे तो इन लोगों से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मान लेते हैं कंपनी ने 200 रुपए के नए शेयर्स इशू कर दिए। तो जैसे ही कंपनी 200 रुपए के नए शेयर्स इशू करेगी तो बैलेंस शीट का नज़ारा देखें, बैंक में 200 रुपए बढ़ गए, लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल 200 रुपए बढ़ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 100 है वो तो पहले की है ही है, और मशीन 80 रुपए की जो है वो है ही है, बैलेंस शीट टैली। अब अगले दिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले आ गए, लाओ जी 100 रुपए दो। तो अब कंपनी कहेगी ठीक है लो जी 100 रुपए लो। तो इधर से शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाली कटी, उधर से बैंक में से 100 रुपए कटे, बैलेंस शीट अभी भी टैली। तो भाई कंपनी का काम हो गया, प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए, तो कंपनी ने क्या तरकीब अपनाई, नए शेयर्स इशू कर दिए। तो ये कंपनी की चालाकी नंबर 2 होती है। तो इसका नाम है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, कानून ने इसको बारीकी से जब समझा तो इसमें यह पाया कि चलो ठीक है भाई, आप प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसे देने के लिए शेयर्स इशू कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कंपनियों ने डिबेंचर्स तक इशू करना शुरू कर दिया, और डिबेंचर्स इशू कर करके फिर प्रेफरेंस वालों को पैसा पे करना शुरू करा। तो अब थोड़ा सा इसमें एक कैच आ गया। कैच क्या आ गया, डिबेंचर्स जो होते हैं उन्हें कंपनी अपने लिए या कानून उनको किस नजर से देखता है, क्रेडिटर की नजर से, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो बिल्कुल ही आउटसाइड लायबिलिटी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर भी कंपनी का मतलब आप कह सकते हो घर के अनुसार एक कजन है। जैसे घर में हम लोग अपने लोग हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जितने कजन हैं वो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, और जो हमारे पड़ोसी हैं वो डिबेंचर होल्डर्स हैं एक तरह से। तो अगर मुझे कजन को कुछ पैसे देने हैं तो हम पड़ोसी से लेकर अपने कजन को देंगे, तो ये तो गंदी चीज हो गई, ये तो बेकार चीज हो गई। तो कंपनीज एक्ट ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रखा है जो हम अभी लिखेंगे, कि हम डिबेंचर्स इशू करके अगर पैसा रेज कर रहे हैं, उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर्स को पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको सेकंड बक्से के अंदर देखो क्या लिखवाया है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो बक्से के नीचे लिख लेंगे नॉट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते आप, शेयर्स इशू करने हैं, पैसे रेज करने हैं, करो मजे से करो, लेकिन डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते आप। तो उस बक्से के नीचे लिख लेंगे नॉट डिबेंचर्स। तो क्लियर हो गया पॉइंट सब बच्चों को। तो पहला तरीका तो बिल्कुल सात्विक तरीका है, प्रॉफिट्स में से पैसे दे दो। सात्विक तरीका मतलब कोई टेंशन नहीं है। हां, दूसरा तरीका है कि अगर पैसों की कमी है, आपके पास मुनाफे नहीं है, तो फिर भैया शेयर्स इशू कर दीजिए और फिर पैसे दे दीजिए, लेकिन डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और थर्ड जो है, थर्ड तरीका तो मतलब कोई तरीका नहीं है, वो तो सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, कि ठीक है थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा शेयर्स इशू कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देख लेंगे कि क्या है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करने के लिए। मतलब आप पड़ोसी से पैसे नहीं मांगोगे अपने कजन्स को देने के लिए, आपके घर में जितने हैं उससे दे दो, घर से पैसा रेज करना है वो रेज कर लो, लेकिन आप पड़ोसियों के आगे झोली नहीं फैलाओगे कि भाई पड़ोसी जी पैसे दे दो, मुझे ना अपने कजन को देने। तो आप डिबेंचर से पैसे नहीं ले सकते प्रेफरेंस शेयर्स को पे करने के लिए, ये मुद्दे का पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड एरो,
अकाउंटिंग जो हमारा मेन काम है ना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जर्नल एंट्रीज, यानी कि हमारा चैप्टर। चलो नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू P&L अकाउंट। तो आप बताओगे, क्योंकि आपने पहले चैप्टर पुराना पढ़ लिया, कि ये क्या हो रहा है। वेरी गुड। तो नरेशन में लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो सबसे पहले हो सकता है कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बेचे, मतलब बेचे तो बेचे, नहीं बेचे तो नहीं बेचे। तो ये एंट्री जो है वो हमारी क्वेश्चन टू क्वेश्चन होगी या नहीं होगी। तो कंपनी सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को बेच सकती है। बाकी जिन्होंने मान लो पुराना चैप्टर नहीं पढ़ा या भूल गए तो उनके लिए बता देते हैं, ये जर्नल एंट्री बेसिकली अपना निवेश बेचने की, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने की है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो हो सकता है आपको लॉस हो रहा हो, तो आप P&L में डेबिट कर दोगे। हो सकता है आपको गेन हो रहा हो, तो P&L में ही क्रेडिट कर दोगे। मतलब ये P&L तो फायदा या नुकसान रिकॉर्ड करेगा, लेकिन आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये भी आप बताइए दिमाग लगा के, एंट्री को देख के, कि ये क्या हो रहा होगा। आप मुंशी इशू कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये एंट्री है नए शेयर्स इशू करने की, न्यू शेयर्स इशूड इफ एनी। अगर मान लेते हैं कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे तो ये उसकी जर्नल एंट्री हो रही है। तो अगर ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि नए शेयर्स इशू करे तो कर देंगे, क्वेश्चन ने कहा नहीं करे तो नहीं करेंगे। तो पहली दो बातें तो आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगी। तो नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट बेची तो बेची, नहीं बेची तो नहीं बेची। नंबर 2 है नए शेयर्स इशू कर दिए तो कर दिए, नहीं कर दिए तो नहीं कर दिए। ठीक है, यहां तक ओके। उसके बाद जी नंबर 3, परसेंटेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये आप सोचो कि ये क्या कर रहा हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो अब बताओ, सोचो, लायबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं। तो ये मुद्दे की एंट्री है टेक्निकली। शुरू की दो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है। तो ये एंट्री में पहला ही डेबिट जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब अब मैं लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, है ना। तो इसमें हमको लिखना है फेस वैल्यू, इसमें हमको लिखना है फेस वैल्यू। फिर उसी के नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इफ एनी। अब ये क्या है भला। अगर प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, अगर मैं कुछ कह रहा हूं कि मैं आपको ना 100 रुपए की बजाय आपको 120 रुपए दूंगा, मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो मैं ये क्या डेबिट कर रहा हूं, अपना एक नुकसान बुक कर रहा हूं कि भाई मेरे को 20 रुपए और देने पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक जैसे आपने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में देखा था, उसमें हम इक्विटी शेयर को एक्स्ट्रा पैसे देते थे कभी कभी, तो ये भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ये एक नुकसान बुक कर रहे हैं हम। 2, किसे देना है ये सारा पैसा हमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली 5 सेकंड के लिए।
5 सेकंड के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है ना, 5 सेकंड के लिए। तो आप मन में 5 सेकंड काउंट करो, तो हो गए 5 सेकंड। तो बस अब ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अगली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो 5 सेकंड के लिए बस लायबिलिटी ड्रामा करने के लिए क्रिएट करते हैं, 5 सेकंड बाद उस लायबिलिटी को पे करके खत्म कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी फोर्थ एंट्री? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। तो बहुत ही बढ़िया फ्लो चल रहा है। इसका मतलब आप ये चैप्टर बेसिकली नया सीख ही नहीं रहे, आप एक तरह से अब आपको लगना चाहिए कि आप पुरानी ही बातें कर रहे हो, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने एक नुकसान ऊपर डेबिट में बुक कर रखा है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये नुकसान अब हमें किताबों में तो नहीं छोड़ना, तो इस नुकसान को हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो इसे क्रेडिट कर देंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो नुकसान हमने पहले बुक कर रखा है, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, है ना। तो जो भी हमारा नुकसान है अब हमें उसे किताबों से उड़ाना है। तो आप इसमें भी महारत हासिल कर चुके हैं। हाँ, तो हम इसको कहाँ से उड़ाएंगे? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बिल्कुल सही, क्योंकि सेक्शन 52 जो सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन बताता है, उनकी 5 यूटिलाइजेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम की एक ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को उड़ाने के लिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का रैंक 1 पर इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है हमारे पास, तो फ्री रिजर्व्स का नंबर आ जाएगा बस। तो सेकंड रैंक पर जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स होंगे, या आपको अगर पीएनएल लगे, ज़रूरत पड़ गई, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं रैंक 2 पर। तो अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ हो गया, किताबों से उड़ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग चीतापना करते हैं, किताब वाले भी कई बार चीतापना करते हैं। बताओ वो क्या चीतापना करते हैं? वो थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री को मर्ज कर देंगे। वो क्या करेंगे? थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री को मर्ज कर देंगे। भाई थर्ड एंट्री में आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कर रहे हो और फिफ्थ एंट्री में उसी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर रहे हो, तो वो इसको कट करके सीधा थर्ड एंट्री में ही, मतलब और थर्ड और फिफ्थ एंट्री को मर्ज कर देंगे। तो आप घबराना मत, आप अपने इस फ्लो में चलना, आप बिल्कुल ठीक हो। चलो, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी गए, राइट ऑफ हो गया हमारा वो भी। तो बस एक एंट्री कंपलसरी और करनी है, नहीं तो कानून बुरा मान जाएगा। किस बात की वो भी बता दो अगर याद है तो। हाँ भाई, फ्री रिजर्व में से, यानी कि फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व में से आपको कुछ पैसे निकालकर कौन से मटके में डालने हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालने हैं, यानी कि CRR जिसे हम शॉर्ट में वैसे कह देते हैं, उसमें ट्रांसफर करने हैं। तो ये फ्री रिजर्व वाला मटका है, उसमें से पानी कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कुछ पानी इसमें से निकाल के हम एक दूसरे मटके में डाल देंगे, जिस मटके का नाम है CRR। अब वो कितना जाएगा जी? तो वो लिख लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो जितनी भी फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम की, वो। और रटने वाले तोतों के लिए एक तरकीब भी सिखा रखी है कि वो कहां से चोरी करना है। कौन सी वैल्यू चोरी कर सकते हो आप? ये वाली, जिसको मैं नीला हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, जिसको हम ब्लू हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो वो वैल्यू लिखी होती है वही तो वो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू होती है ना, जो हम रिडीम कर रहे हैं एक तरह से।
तो रटने वाले तोतों के लिए मतलब एक एरो बना देते कि वही फेस वैल्यू कॉपी करके आप यहां पर लिख सकते हो। कहां लिख सकते हो? यहां पर। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है आपको? बात याद आ रही है या नहीं? वैसे ही हटा देता हूं, रटना क्यों। बट आपको बात समझ आई कि जो रिडीम कर रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू ही तो वहां पे लिखेंगे ना। तो वही बात हमें यहां कह रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। ओके, इतनी बात। माइनस, अब ये नयापन है तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, नया है ये पॉइंट जो बायबैक में नहीं था। तो बायबैक में तो आपको याद है बस खाली यहीं पे खत्म हो जाता था, जो भी फेस वैल्यू होती थी बस वही सीआरआर होता था, याद है बायबैक में। लेकिन इसमें जो सीआरआर होता है उसमें फेस वैल्यू लिखने के बाद हमें एक चीज माइनस भी करनी पड़ती है। तो ये इंटरेस्टिंग बन गई बात। तो माइनस क्या करना है वो लिखो, माइनस फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ब्रैकेट में फेस वैल्यू, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ब्रैकेट में फेस वैल्यू। अब ये हमें कहां मिलेगा अपनी जर्नल एंट्री में, वो दिखा देता हूं कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू ये आपको मिलेगी अपनी सेकेंड एंट्री में। ये मिलेगी आपको अपने सेकेंड एंट्री में, ये रहा 2 शेयर कैपिटल, जिस पर मैं Z बना रहा हूं। दिख गया जी सबको? सेकेंड एंट्री में जो आप नए शेयर्स इशू करते हो उन नए शेयर्स की फेस वैल्यू कहां लिखी होगी? 2 शेयर कैपिटल में। क्लियर है पॉइंट? जिस पे मैंने Z बना दिया। तो आप भी अपना लिंक बनाने के लिए इस पर Z बना सकते हो। ठीक है, आप लिंक बनाने के लिए इस पर Z बना सकते हो। तो इसी Z वैल्यू को, जो भी ये Z वैल्यू होगी, इसी को आपको यहां लिखना है। मतलब माइनस क्या करना है? Z, माइनस Z। तो जो भी हम शेयर्स इशू करेंगे फ्रेश वाले, उनकी फेस वैल्यू। तो क्लियर है भाई सभी भाई बहनों को? तो एक बार अपने मुंह से बोल दो भाई हाँ ओके है, समझ गए Z क्या है। तो जो भी आप फ्रेश इशू करोगे शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू, यानी सेकेंड एंट्री में जो शेयर कैपिटल आपने लिखा वही वैल्यू है जो हम माइनस करेंगे। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ये होएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए ना। तो वैसे तो 6 पे मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन 7th लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री 7th लिख लो। CRR कैन बी यूज्ड फॉर, बताओ, आप बताओगे? बिल्कुल सही। तो ये सेम ही बात है, हम CRR को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये हमने पुराने चैप्टर में भी सेम ही बात लिखी थी कि CRR बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नो टेंशन। तो बस बोनस वाली एंट्रियां लिख देते हैं कि अगर करना पड़ गया तो क्या एंट्री करेंगे? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब ये भी हम पढ़ चुके हैं, बोनस शेयर्स कैसे इशू होते हैं। तो CRR का यूटिलाइजेशन वही सेम रहेगा कि हम बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, और बोनस शेयर्स इशू करने की एंट्री हमने दोबारा लिख ली जस्ट फॉर रिवीजन। तो हम इस प्रकार से बोनस शेयर्स को इशू कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारी मुंशीगिरी हो गई, मतलब जर्नल एंट्री हो गई जो इस चैप्टर में करनी पड़ सकती हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद जो एक अगला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली उसमें मुंशीगिरी नहीं है, लेकिन वो भी एग्जाम में 5 नंबर का एक कॉन्सेप्ट है। तो एक मतलब और कॉन्सेप्ट पर हमें चर्चा करनी है।
तो उसमें मुंशीगिरी नहीं होती, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है। मतलब कैलकुलेशन मतलब आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं और फिर मैं आपको मतलब उसके स्टेप्स वगैरह सब लिखवाएंगे। तो इसके लिए आप ना पेज को हाफ कर लेना, अपने पेज को हाफ कर लो, आधा आधा, लेफ्ट राइट। मतलब दो कॉन्सेप्ट हैं वैसे तो, लेकिन उनको हमें कंपैरेटिव व्यू के साथ पढ़ना है, इसीलिए पेज को हाफ करके पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव व्यू के लिए। तो तब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूं जब तक आप बना रहे हो। मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, सेक्शन 55। ठीक है, पूरा याद रखना है इसमें, सेक्शन 55 ये याद रखना है सेक्शन, तारे। मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, सेक्शन 55। और दूसरे टॉपिक का नाम है मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, minimum fresh issue of shares to provide funds for redemption, to provide funds for redemption। तो minimum fresh issue of shares to provide funds for redemption। तो अब हेडिंग लिखने में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बच्चे के एग्ज़ाम में गलत करवाने के लिए काफ़ी है दोनों की हेडिंग, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट का भी नाम है मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और दूसरे कॉन्सेप्ट का भी नाम है मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो आमतौर पे हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, शुरू के एक दो शब्द देख के हम एंटिसिपेट कर लेते हैं ना, भाई यही टॉपिक है, फटाफट शुरू करो। तो अब इसमें गड़बड़ होने के चांस ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये टॉपिक है कि वो टॉपिक है, तो वो मैं बताता हूं। हाँ, पहला जो लेफ्ट में लिखा हुआ टॉपिक है कि मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, इसके जो स्टेप्स हैं, इसकी जो कैलकुलेशन का तरीका है वो कानून ने दे रखा है, इसीलिए उसमें सेक्शन मेंशन होगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55। तो हम लेफ्ट वाली चीजें फॉलो करेंगे। लेकिन जो राइट में कॉन्सेप्ट लिखा है वो कानून का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसी कानून ने स्टेप्स नहीं बताए हैं, वो प्रैक्टिकली होता है कि भाई मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन। तो जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी, ये कीवर्ड्स हैं, वो बोलेगा कि कितने इशू करें हम शेयर्स टू प्रोवाइड फंड्स, तो आप समझोगे वो राइट वाला टॉपिक है। और अगर वो कहेगा कि कितने इशू करें शेयर्स एज पर सेक्शन 55, तो लेफ्ट वाला टॉपिक है। तो आपको 55 पे और प्रोवाइड फंड्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन मेन हेडिंग पर। मेन हेडिंग तो दोनों में चल जाएगी सेम, लेकिन हम 55 से पहचानेंगे कि लेफ्ट है और प्रोवाइड फंड से पहचानेंगे कि राइट है। तो 55 वाला कानून ने दिया है, राइट वाला मतलब हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में जो करते हैं उस हिसाब से निकाला गया है। तो लिख लेते हैं, लिखते हुए दिमाग नहीं लगाते अभी ज्यादा, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। तो पहले हम 55 वाला लिख लेते हैं कि 55 सेक्शन में क्या स्टोरी है। स्टेप 1, चेक फ्री रिजर्व्स अवेलेबल आफ्टर एडजस्टिंग premium on redemption, after adjusting premium on redemption, check free reserves after अवेलेबल आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए एक बार आपको, बस मैं जो नीचे डायग्राम बनाऊं वो आप मत बनाना, सिर्फ सुनते रहना। मान लेते हैं ये हमारे पास फ्री रिजर्व्स है, ठीक है जी। फ्री रिजर्व्स का मतलब हो गया एक तरह से समझ लो प्रॉफिट, है ना, फ्री प्रॉफिट्स, कि भाई इसका जो मन करे वो करो आप, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये आपके पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, फ्री रिजर्व्स हैं। अब हमने एक एंट्री करी थी, एंट्री पर जा रहा हूं, एंट्री नंबर 5, पांचवी एंट्री को देखते हैं एक बार ध्यान से, पांचवी, ठीक है।
पांचवी एंट्री के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, मतलब जो नुकसान होता है, हम उस नुकसान को राइट ऑफ करते हैं। कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या पैसे कम है तो हम दूसरे नंबर पर कहां से इस्तेमाल करते हैं? फ्री रिजर्व से। तो मान लेते हैं, मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूं वैल्यूज की, मान लेते हैं मेरे पास वैसे प्रॉफिट 100 रुपए के थे टोटल, मतलब फ्री रिजर्व 100 रुपए के थे। तो हम इन फ्री रिजर्व्स में से एज्यूम कर रहे हैं कि आपने 20 रुपए किसे राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लिए। तो अब आपके पास फ्री रिजर्व्स कितने बचेंगे आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 80 बचेंगे। तो स्टेप 1 जो है ना वो कह रहा है 80 रुपए। तो अब आप स्टेप 1 की इंग्लिश पढ़ लो। स्टेप 1 की इंग्लिश है चेक फ्री रिजर्व्स अवेलेबल आफ्टर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो समझ आ गई स्टेप 1 की अंग्रेजी? तो स्टेप 1 जो है वो 80 रुपए कह रहा है एक तरह से, कि हमारे पास कितने फ्री रिजर्व्स हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एडजस्ट करके 80। ये स्टेप 1 कह रहा है, ठीक है। तो आप ड्राइंग मत बनाना, आप फिर अब उसके नीचे लिखो स्टेप 2, मिनिमम प्रोसीड्स। मिनिमम प्रोसीड्स की मतलब हिंदी लिखनी है लिख लो, इसका मतलब है कि कितने रुपए चाहिए कम से कम शेयर्स इशू करके। इसका मतलब यह है कि शेयर्स इशू करके आपको कम से कम कितने रुपए चाहिए, उसको अंग्रेजी के 2 शब्दों में कह देते हैं मिनिमम प्रोसीड्स, कि कितने रुपए चाहिए कम से कम आपको शेयर्स इशू करके। तो लिखो लो इसमें फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस अवेलेबल फ्री रिजर्व्स ब्रैकेट में स्टेप 1। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस अवेलेबल फ्री रिजर्व्स स्टेप 1। तो इसका क्या मतलब है, कानून क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस अवेलेबल फ्री रिजर्व्स स्टेप 1, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, बस आप देख लो ऐसी। तो इसका मतलब ये है कि भाई मान लेते हैं मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 120 रुपए की, ठीक है, फेस वैल्यू। तो मुझे तो अब कितने रुपए रीपे करने के लिए चाहिए होंगे? 120। फेस वैल्यू की बात होती है, ध्यान रखना, फेस वैल्यू। चाहे प्रीमियम आप इस पे ज्यादा दे रहे हो या कितना दे रहे हो, 5 रुपए दे रहे हो चाहे 500 करोड़ दे रहे हो, मुझे मतलब नहीं है। फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? कम से कम 120, ठीक है जी। अब स्टेप 1 में मटके में आपके कितने बचे हुए हैं? अवेलेबल फ्री रिजर्व, फ्री मतलब कि जिसको आप कहीं भी उड़ा दो, कितने बचे हुए हैं? 80 बचे हुए हैं। तो अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देने के लिए 120 चाहिए और फ्री रिजर्व जो है मेरे पास वो मटका स्टेप 1 वाला, उस मटके में बचे हुए हैं 80। तो मतलब ये समझ लो कि आपको किसी को 120 लीटर पानी पिलाना है और आपके मटके में 80 लीटर पानी तो है, उतना आपके मटके में है। तो अब हेडिंग पढ़ो, स्टेप 2 में लिखा है कि मिनिमम प्रोसीड, मिनिमम कितने रुपए आपको कम से कम चाहिए। अब कहीं और से, बाहर से आप कितने रुपए अब लेना लोगे? 40। तो आपने 40 कैसे निकाला? 120 माइनस 80। तो यही अंग्रेजी बन गई कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल। तो आपको अब कितने रुपए चाहिए? बस 40। तो बस, तो अगर आपको 40 रुपए चाहिए, स्टेप 2 में आपका आंसर आ गया 40 रुपए चाहिए। तो स्टेप 3 में अब आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो, लिख लो स्टेप 3। तो नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड इज इक्वल टू, तो भाई कितने शेयर्स इशू करोगे आप? अगर आपको, अब आपको ये पता है भाई 40 रुपए चाहिए, है ना, 40 रुपए चाहिए, और अगर मैं कह दूं एक शेयर 10 रुपए का है तो 4, बस सिंपल। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लोगे, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया मिनिमम प्रोसीड्स, यानी कि स्टेप 2 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, बस खत्म। तो सेक्शन 55 मतलब इस तरह से कहता है कि आप निकाल लोगे कि भैया कितने शेयर्स मिनिमम इशू करने हैं आपको, ये निकाल लोगे आप, ठीक है ना। तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, मैं अभी भी यही मान रहा हूं, क्योंकि वो तो जब हम सवाल करेंगे, सवाल की फिगर में ये पुट करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया है जो मेरा देने की कोशिश थी, दोबारा से देख लो। तो हमारे पास फ्री रिजर्व्स होते हैं, मतलब हमारे मटके में फ्री रिजर्व में थे 100 रुपए, उसमें से 20 हमने कहाँ यूज कर लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में, फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे फ्री रिजर्व्स में कितने रुपए बच गए हैं? ओनली 80। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कितने रुपए फेस वैल्यू मुझे लौटाना है? 120, और मेरे फ्री रिजर्व में है 80, तो मुझे अब कम से कम कितने रुपए बाहर से लेने पड़ेंगे? 40। और स्टेप 3 में अगर मुझे 40 रुपए बाहर से लेने पड़ेंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो मैं कितने शेयर्स इशू कर दूंगा? 4, बस। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बेसिक समझ आ गया। तो ये है सेक्शन मतलब 55 के हिसाब से। अब इस तरफ दाहिनी तरफ आ जाते हैं, राइट साइड, जो कानून नहीं कह रहा, मतलब जिसमें कानून का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोवाइड फंड्स, तो उसमें लिखना है, मतलब स्टेप नहीं है, बस सीधी अंग्रेजी है। अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा पेबल ऑन रिडम्पशन, तो इसका ब्रैकेट में मतलब लिख लो, इसका मतलब है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ऐसी एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूं। मान लेते हैं कि 120 रुपए तो फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की, और 15 रुपए मैं उनको कह रहा हूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो मुझे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 135। तो ये अंग्रेजी का मतलब ये है 135। तो पहली अंग्रेजी समझ आ गई कि अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, कि भाई आपको कितने रुपए देने हैं। तो अगर 120 फेस वैल्यू देनी है और प्रीमियम भी आप दे रहे हो 15 रुपए मान लो एक्स्ट्रा, तो आपको कितने देने हैं? 135 देने हैं आपको, माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, ठीक है सर। तो आपने मान लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 20 रुपए में, मान लो, ऐसी आप मत लिखना फिगर है, तो मैं ऐसी समझा रहा हूं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी? 20 रुपए की। तो अभी भी आपको कितने रुपए और चाहिए? 115। मतलब अभी भी आपको कितने रुपए और आवश्यकता है? 115 रुपए की और आवश्यकता है, माइनस बैंक बैलेंस माइनस बैंक बैलेंस। मान लेते हैं आपके बैंक में, आपके गल्ले में टोटल 45 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं अभी? 45। तो अभी भी आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? 70। अभी भी आपको कितने रुपयों की और आवश्यकता है? 70। तो भाई क्लियर चल रही है मैथमेटिक्स यहां तक। तो इस 70 को मतलब हम बोल सकते हैं, जो आपने कहा ना कि अभी भी हमें 70 रुपए की और आवश्यकता है, तो इसी को कहते हैं फंड्स रिक्वायर्ड। तो देखो गलत तो नहीं है फॉर्मूला,
मतलब आप फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह मत रटो, इसको समझो एक कॉमन सेंस चल रहा है। तो इस 70 रुपए को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? फंड्स रिक्वायर्ड, कि मुझे अभी भी 70 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो आप अपने बाहर से इसका मतलब कितने रुपए फंड्स लेना चाहते हो? 70 लेना चाहते हो। तो अगर मुझे अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो अगर आपको 70 रुपए की आवश्यकता है और आपको यह निकालना है कि मैं कितने शेयर्स इशू करूं, तो कैसे करोगे आप? भाई जो भी फंड्स आपको रिक्वायर्ड है, मतलब 70 रुपये चाहिए आपको, और मान लो एक शेयर आप 10 रुपए का इशू कर रहे हो, तो कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 7। तो बस, तो फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, तो ये आपका खत्म हो गया। मतलब राइट साइड में बस यही है। तो ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा लॉजिकल लग रहा होगा आपको, मतलब ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपना थिंकिंग हो सकती है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है कि भाई मान लो मुझे 135 रुपए देने हैं किसी को, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर मुझे टोटल 135 रुपए देने हैं 135, तो मैं क्या करूंगा? मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 20 रुपए की, अभी भी 115 रुपए चाहिए। मेरे बैंक में 45 रुपए रखे हैं, अभी भी मेरे को 70 रुपए चाहिए। तो बस वो 70 रुपए मैं कहां से जनरेट कर लूंगा? शेयर्स इशू करके। तो मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल अप्रोच है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, वो मैं लिखवा भी दूंगा आपको, जो गलती होने के बहुत बड़े आसार हैं, वो ये, जब हम सेक्शन 55 के हिसाब से शेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखवाया है? फेस वैल्यू 1 शेयर। लेकिन जब हम यहां पर राइट साइड में नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखवाया है? इशू प्राइस पर शेयर। तो दोनों में फर्क होता है, वो छोटा सा समझा देता हूं क्या फर्क होता है। शेयर्स की फेस वैल्यू का मतलब तो ये होता है कि जैसे अगर शेयर 10 रुपए का है, फॉर एग्जांपल, वो उसकी फेस वैल्यू है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू करे। कई बार कंपनी 10 रुपए के शेयर में मान लेते हैं 4 रुपए का प्रीमियम भी लगा देती है, तो उस केस में कंपनी का इशू प्राइस कितना बन गया? 14 रुपये बन गया पर शेयर, है ना? तो अब यहीं से बस दोनों कॉन्सेप्टों में फर्क है। सेक्शन 55 के हिसाब से जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा? फेस वैल्यू। सेक्शन 55 के हिसाब से आपका डिनोमिनेटर होगा फेस वैल्यू 10। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे दाहिने ओर, तो उसमें हमारा इशू प्राइस क्या होगा? 14 रुपए। तो मतलब दोनों कॉन्सेप्टों में आपका डिनोमिनेटर बदल जाएगा या बदल सकता है, इस बात का आपको मतलब ध्यान रखना है। इसीलिए इंग्लिश वर्ड या तो अच्छे से पढ़ के हैं कि इसमें हमने डिवाइड कर रखा है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर से, लेकिन वहां पर हमने डिवाइड कर रखा है इशू प्राइस पर शेयर से। तो इसीलिए ये सेक्शन 55 जो है ये कानून में क्योंकि लिखा हुआ है, तो हमें कानून के हिसाब से निकालना पड़ता है, जो वैसे प्रैक्टिकली मतलब वैसे गलत है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली निकालते हैं तो हम सही तरीके से निकालते हैं, मतलब हम इशू प्राइस से ही डिवाइड करते हैं। तो ये छोटी सी बारीकी आपने नोटिस कर ली, मतलब आप समझ गए कि इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन नटशेल ये आपका मतलब एक 5 नंबर का कॉन्सेप्ट बन सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या फिर जर्नल एंट्री भी पूछ ले तो 8 नंबर का बन जाएगा। तो चाहे वो सेक्शन 55 के थ्रू मिनिमम शेयर्स निकलवाए या हमसे प्रैक्टिकली मिनिमम शेयर्स निकलवाए, तो ये कॉन्सेप्ट है बस हमारा। तो मतलब एक बार आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बेसिकली? चलो ठीक है, परफेक्ट। तो ये आप चाहे नोट कर सकते हो, छोटा सा पॉइंट है बस। तो फिर इसके नीचे आप क्लोज कर देना, तो मतलब पूरे चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो जाता है। तो बस बेसिकली आज जो हमें डिस्कस कर रहा था, आज हमारा यही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इसके हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही करने, एक फ्लो में। तो बस आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, मैं फिर भी माइंड आपके क्लियर कर देता हूं जाने से पहले कि भाई
चैप्टर में दो बातें होंगी, यहीं से देख लो बस। एक बात तो क्या होगी, आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का फ्लो बिल्कुल किसकी तरह आप कॉपी मान सकते हो, बाय बैक की तरह। पहले इन्वेस्टमेंट बेच देंगे अगर बोलेगा, फिर नए शेयर्स इशू कर देंगे अगर बोलेगा, उसके बाद तो थर्ड एंट्री में हम रिडम्पशन कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर फोर्थ एंट्री में पेमेंट कर देंगे, फिफ्थ एंट्री में रिडम्पशन के प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, सिक्स एंट्री में सीआरआर क्रिएट कर देंगे, कंपलसरी एंट्री। सीआरआर क्रिएट करते समय एक नया पॉइंट भी आपको बता दिया कि किस बात का और ध्यान रख लेंगे, और अगर सीआरआर से बोनस शेयर्स इशू करे तो वो भी कर देंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे जिसमें वो हमसे क्या निकलवाएगा, मिनिमम शेयर्स कितने इशू करने। अगर वो सेक्शन 55 बोल दे उसके तहत निकालो तो लेफ्ट वाला तरीका, अगर वो कुछ भी ना बोले या कह दे कि कितना प्रोवाइड फंड्स के लिए आप शेयर्स इशू करोगे तो राइट वाला तरीका। उसके अपने अपने स्टेप्स लगा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई लेफ्ट वाले में फेस वैल्यू लेनी है, राइट वाले में इशू प्राइस लेना है, तो वो हम फिर क्वेश्चंस में करके मतलब कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो डन, डन।